प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा तथा कक्षा 11 की गृह परीक्षा दोनों में प्रश्न संख्या 10 के खंड का के अंतर्गत 3 प्रश्न संधि से संबंधित पूछे जाते हैं, जो कि बहुविकल्पीय होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि हिंदी के सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। तो इन्हीं स्वर संधियों से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनको हम देख रहे हैं और इनको पहचान रहे हैं कि इनका उत्तर कौन सा सही हो सकता है। पहला प्रश्न है, हिमालय का संधि विच्छेद होगा। अब ये प्रिय छात्रों, ये दीर्घ स्वर संधि है। माँ पे दीर्घ आ लगा हुआ है। हिम धन आलय बराबर हिमालय होगा। आ धन बड़ा आ मिलकर यहाँ पर दीर्घ आ हो जाएगा। आ धन दीर्घा बराबर दीर्घा। संधि करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि संधि विच्छेद हम जिन शब्दों में कर रहे हैं, उन शब्दों का सार्थक अर्थ निकले। निरर्थक अर्थ वाले शब्दों में तोड़ने से वो संधि गलत हो जाती है। जैसे अगर हम कर दें ही धन मालया, तो ही और मालया का कोई अलग अलग सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन जब हम करते हैं हिम, हिम का अर्थ है बर्फ, आलय का अर्थ है घर, बर्फ का घर अर्थात हिमालय। तो हिम धन आलय अर्थात हिमालय। तो इसका सही उत्तर खंड सा है। इसी प्रकार रामाशीसः का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि रामाशीसः, माँ पे दीर्घ लगा हुआ है, तो इससे हम अलग कर सकते हैं क्या? राम। तो यहाँ पर राम अलग हो गए और उसके बाद दीर्घ आ बच रहा है आशीसः। राम आशीसः बराबर रामाशीसः। आ धन दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। इसी प्रकार शिवालय का संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पर वा पे दीर्घ आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो शिव सार्थक शब्द क्या बनेगा? शिव, शिवा तो बनेगा नहीं, या सी तो बनेगा नहीं, शिवाल तो बनेगा नहीं। सार्थक शब्द क्या बन रहा है इससे? शिव। और इससे आलय अलग हो रहा है। आलय का अर्थ है घर, शिव का घर या शिव का मंदिर। इसी प्रकार ममतालय, अब यहाँ पर ता पे दीर्घ आ की मात्रा लगी हुई है, इसको तोड़ेंगे तो ममता होगा। ममता एक सार्थक शब्द है, तो ममता, और उसके बाद आलय अलग होगा, क्योंकि दीर्घा धन दीर्घा बराबर दीर्घा होता है, इसलिए ममता धन आलय बराबर ममतालय। अगर आप लिख दिए ममता धन लया तो कोई इसका अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ममता तो सार्थक है लेकिन लया ये सार्थक शब्द नहीं है। हमें सार्थक शब्द जोड़ना है। और हम देखते हैं कि चाहे हरस्वा जुड़े, चाहे हरस्वा और दीर्घा जुड़े, चाहे दीर्घा और हरस्वा जुड़े, या दीर्घा और दीर्घा जुड़े, सबका उत्तर दीर्घ होता है और वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है और सार्थक शब्दों में तोड़ा जाता है। तो ममता धन आलय बराबर ममतालय, यही इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, देवालय। अब यहाँ पर वा पे दीर्घा है, तो देवा से क्या हम तोड़ सकते हैं? देवा तो ले नहीं सकते, देवा गलत हो जाएगा। या दे नहीं ले सकते, ये भी जो है सार्थक शब्द नहीं है, ये भी सार्थक शब्द नहीं है। सार्थक शब्द क्या है? देव। और आलय सार्थक शब्द है, तो देवा देव धन आलय, हरस्वा धन दीर्घ आ बराबर दीर्घा, तो हो जाएगा देवालय। देव धन आलय बराबर देवालय। इसी प्रकार बहुत ही बहुप्रचलित उदाहरण है, विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर द्या पर दीर्घा की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ से क्या अलग हो रहा है? सार्थक शब्द विद्या। और यहाँ पर लया है, तो लया कोई सार्थक शब्द है नहीं। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। ए बा सार्थक शब्द में दोनों अलग अलग हैं, तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय।
दीर्घा धन दीर्घा बराबर दीर्घा। इसी प्रकार अगला आया विद्यालयस्मिन। अब यहाँ पर छात्रों ये देखो बीच में यहाँ पर आपका अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है, और अवग्रह का चिन्ह तब होता है जब ह्रस्व आ के बाद कोई स्वर आए आ से अतिरिक्त, तो वहाँ पर जो है अवग्रह का चिन्ह हो जाता है, पूर्व रूप संधि में होता है। तो विद्यालय ए के बाद अगर आ आए तो वहाँ पर ए या ओ के बाद अगर ह्रस्व आ आए तो इस आ का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह रख दिया जाता है, वहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है। तो विद्यालय धन अस्मिन बराबर विद्यालयस्मिन, ए है यहाँ पर दा सही है कि विद्यालय यहाँ पर ए आया और फिर अस्मिन आया, ए के बाद अगर आ आए तो वहाँ पर इस आ का लोप हो जाता है और वहाँ पर अवग्रह का चिन्ह रख दिया जाता है। इसे कहते हैं पूर्व रूप संधि। तो ये पूर्व रूप संधि के अंतर्गत या स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है, पूर्व रूप संधि है और यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह है, और इसका सही संधि विच्छेद होगा विद्यालय धन अस्मिन। ए के बाद अगर आ आए तो आ का लोप हो जाता है, ओ के बाद अगर आ आए तो आ का लोप हो जाता है और उस लुप्त हुए आ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह रख दिया जाता है। अगला है कि परमार्था का संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं माँ पे दीर्घा लगा हुआ है, अगर हम इसे सार्थक शब्द में तोड़ें तो परमा तो होगा नहीं, परम होगा। परम एक सार्थक शब्द है और इससे दूसरा शब्द अगर तोड़ें आ को मिला के तो आर्था हो नहीं सकता या मार्था हो नहीं सकता, अर्था होगा। तो परम धन अर्था, यहाँ पर ह्रस्व आ है और यहाँ पर ह्रस्व आ है, दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जा रहे हैं। तो परम धन अर्था बराबर परमार्था, ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। अब यहाँ भी आप देखिए कि द्या पर आ की मात्रा है, तो विद्या तो एक सार्थक शब्द है और विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, यहाँ पर आ अलग हो रहा है, अर्थी हो रहा है। आर्थी हो नहीं सकता, आर्थी ये कोई सार्थक शब्द है नहीं, तो इसको हम लेंगे नहीं। तो विद्या धन अर्थी, अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला, विद्या को चाहने वाला, ये भी दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घा धन ह्रस्व मिलकर दीर्घा हो रहे हैं। महिषा का संधि विच्छेद होगा। अब विद्यार्थियों अभी तक हमने दीर्घा के बारे में देखा, अब दीर्घ ई के बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा या जिसे आप बड़ी ई कहते हो, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो दीर्घ ई है, तो ये भी दीर्घ स्वर संधि है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार छोटा धन छोटा मिलकर बढ़ाया हुआ था, उसी प्रकार से छोटी ई धन छोटी ई मिलकर बड़ी, बड़ी ई धन छोटी ई मिलकर बड़ी, छोटी ई धन बड़ी ई मिलकर बड़ी, और बड़ी ई धन बड़ी ई मिलकर बड़ी ई होता है। यह दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर होता है। तो मही धन ईसा, मही का अर्थ है पृथ्वी, ईसा का अर्थ है देवता, दोनों सार्थक शब्द हम ढूंढेंगे। तो मही तो यहाँ पर भी सार्थक शब्द है, लेकिन यहाँ पर सार्थक शब्द नहीं है, और ईसा तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो मही धन ईसा, ए दा इसका जो है सही विकल्प है। जयति का संधि विच्छेद क्या होगा? जयति यहाँ पर गुण स्वर संधि है। ए के बाद अगर आ आएगा तो नहीं, गुण स्वर संधि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अयादि स्वर संधि है। अयादि, ए के बाद आ आएगा तो अय हो जाएगा, ओ के बाद आ आएगा तो औ हो जाएगा, अय के बाद आ आएगा तो आय हो जाएगा, और औ के बाद यदि आ आएगा तो आव हो जाएगा। तो यहाँ पर अय हो रहा है, जा धन, जा पर अगर हम हलंत लगा दें तो इससे क्या अलग हो जाएगा? आ अलग हो जाएगा, और यति अय। तो जय में आ धन या अय हो रहा है, तो ए
से अगर आ जुड़ेगा तो अय होगा, तो यहाँ पर जे धन अति बराबर जयति। इसी प्रकार नदीसह, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, दा पर दीर्घ है, तो नदी एक स्वर एक शब्द बन रहा है सार्थक शब्द, और दूसरा सार्थक शब्द बन रहा है ईसह। नदी धन ईसह बराबर नदीसह, दीर्घ ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। अगला गिरीशः, यहाँ पर भी रा पर दीर्घ की मात्रा लग रही है, तो यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। गिरी से गिरी बन रहा है, गिरी माने पर्वत, और फिर उससे ईसह, ह्रस्वी और दीर्घी दोनों मिलकर दीर्घी बना रहे हैं। यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। गिरी धन ईसह बराबर गिरीशः, ये गलत है, गिरी और ईसा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर सार्थक शब्दों का अभाव है, ये सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए जो है ये सही नहीं होंगे। गिरि सार्थक शब्द है और ईसा सार्थक शब्द है। गिरि धन ईसा बराबर गिरीसा, ह्रस्व ई धन दीर्घी बराबर दीर्घी, दीर्घ स्वर संधि। रवींद्र, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि हो रही है। अब यहाँ पर रवि नहीं होगा, क्या होगा? रवि होगा। ये रवि सही है, रवि सही है, लेकिन ये रवि गलत है। अब इंद्र नहीं होगा, इंद्र सही है। क्या सही है? इंद्र, इंद्र माने राजा, तो रवि इंद्र, तो यहाँ पर रवि धन इंद्र, ये यहाँ पर विकल्प सा में दोनों सार्थक शब्द मिल रहे हैं, तो रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। कवीश्वर, अब यहाँ पर वा पे दीर्घ ही है, ये भी दीर्घ स्वर संधि है, तो कवि, तो ये अगर हम कवि करें तो ये जो है सार्थक शब्द नहीं है। सार्थक शब्द क्या हो सकता है? कवि, ये तीनों सार्थक शब्द हैं, लेकिन उसके बाद क्या अलग हो रहा है? ईश्वर, ईश्वर सार्थक शब्द होता है, दीर्घ ई होना चाहिए, ये सार्थक शब्द है, जबकि ए नीचे वाले ये दोनों सार्थक शब्द नहीं हैं। ये सार्थक शब्द है, लेकिन इसमें एक निरर्थक शब्द भी है, इसलिए आ विकल्प जिसमें दोनों सार्थक शब्द आपस में मिलकर कवि धन ईश्वर, ह्रस्व ई धन दीर्घी बराबर दीर्घी, कवीश्वर बना रहे हैं। खंड आ इसका सही है। कविंदुम, ये भी वही दीर्घ संधि है, कवि धन इंदुम बराबर कविंदुम, ह्रस्वी धन ह्रस्वी बराबर दीर्घी यहाँ पर हो रहा है, कवि धन इंदुम बराबर कविंदुम। अगला प्रश्न है अंगुलीयु। अब प्रिय विद्यार्थियों, अंगुलीयु, यद्यपि यहाँ पर दीर्घ स्वर की मात्रा लगी है, दीर्घ ई की मात्रा लगी है, और उससे अगर हमें अंगुली लेना चाहें तो एक गलत होगा, ये अंगुली गलत होगा। संस्कृत में सार्थक शब्द होता है अंगुली, और अगर हम ईयू लेना चाहें तो ए ईयू गलत होगा, या लियू लेना चाहें तो लियू गलत होगा, यू सही होगा, क्योंकि यू का अर्थ होता है ही। तो अंगुली धन यू बराबर अंगुलियु, ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई बराबर दीर्घी, इसका खंड बा उत्तर विकल्प बा सही है। सूर्य धन सूर्योदय, सूर्य धन उदय, आ धन उ बराबर उ, ए है गुण स्वर संधि। सूर्य से आ अलग होगा और यहाँ पर उ दोनों मिलेंगे, आ धन उ दोनों मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, गुण संसद में होता है। आ धन ई, आ के साथ ई मिलता है तो ए बनता है, आ के साथ उ मिलता है तो ओ बनता है, और आ के साथ री मिलता है तो अर बनता है, और आ के साथ री मिलता है तो अल बनता है। तो सूर्य ए अलग हुआ, सार्थक शब्द है, इससे उदय सार्थक शब्द हुआ। आ धन उ बराबर ओ, सूर्योदय हो गया। मदनोत्सव, ये भी आ धन उ बराबर ओ हो रहा है, ये भी गुण स्वर संधि है, यहाँ पर ओ हमें मिल रहा है, तो मदन, मदन कामदेव को कहते हैं, और उत्सव सार्थक शब्द है, उत्सव होना, तो मदन धन उत्सव, आ धन उ यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ए उ अलग होके ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? मदनोत्सव, इसलिए बा सही विकल्प है। मदन धन उत्सव बराबर मदनोत्सव, और ये संधि है गुण स्वर संधि। अगला है बधूत्सव, ये दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पर बधू पे धा पे दीर्घ उ की मात्रा मिल रही है, जैसे आ धन
आ बराबर दीर्घा हो रहा था, ई धन ई बराबर दीर्घी हो रही थी, वैसे ऊ धन ऊ बराबर दीर्घु, हरस्व धन दीर्घु बराबर दीर्घु, दीर्घ ऊ धन दीर्घु बराबर दीर्घु, ये होता है और इसे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो बधु से बधु अलग हुआ और फिर उसके बाद ऊ यहाँ पर लग के इससे उत्सवा अलग हुआ, तो बधु धन उत्सवा बराबर बधुस्वा, इसका विकल्प आ सही है। अगला भानुदय, यहाँ पर भी दीर्घ ऊ है, तो भानु तो जो है अगर हम कहें कि भानु सार्थक शब्द नहीं है, क्योंकि सूर्य की पर्यायवाची संस्कृत तत्सम शब्दावली में भानु है, तो भानु धन उदय, उदय सही शब्द है, ना कि उदय, ये सही सार्थक शब्द नहीं है। तो भानु धन उदय बराबर भानुदय, हमें सार्थक शब्द छांटना है कि सार्थक शब्द भी हों और संधि के नियमावली से वो दो स्वर मिलकर एक सार्थक संधि बता रहे हो, तो वहाँ पर जो है संधि होती है, संधि विच्छेद होता है। भानु धन उदय बराबर भानुदया। इसी प्रकार रमेशः का संधि विच्छेद क्या है? अब यहाँ पर फिर गुण स्वर संधि आ गई। रमा धन ईसः, आ धन ई बराबर ए होता है, हमने बताया था आ धन ई बराबर ए, आ धन ऊ बराबर ओ, आ धन री बराबर अर, आ धन री बराबर अल। तो रमा यहाँ पर भी सार्थक शब्द हमें मिल रहा है, यहाँ पर भी सार्थक शब्द मिल रहा है, हमें इस में को तोड़ना है। तो रमा तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ऐसा तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ऐसा सार्थक शब्द नहीं है, ले होगा ना तो ईसा सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द है ईसा। तो रमा धन ईसा और यहाँ पर आ धन ई दोनों मिलेंगे तो ए बन जाएंगे और दोनों की मात्राएं हटेंगी, तो रमा धन ईसा बराबर रमेशा हो जाएगा। तो ये गुण स्वर संधि है। इसी प्रकार परमेश्वर, ये भी गुण स्वर संधि है, परमे से परम अलग होगा, और ईश्वर परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर, आ धन दीर्घ ई दोनों मिलकर ए बनाएंगे, तो परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर, ये सार्थक शब्द दोनों मिल रहे हैं, तो ए परमेश्वर ये इसका विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपेंद्र का संधि विच्छेद होगा। अब ये भी प्रिय छात्रों गुण संधि है, यहाँ पर एक ही पा पर एक ही मात्रा लग रही है, हमें इसी ए को तोड़ना है। अब उपे से कौन सा शब्द यहाँ पर सही सार्थक शब्द हमें मिल रहा है? तो उपे तो सार्थक शब्द कोई होता नहीं, सार्थक शब्द होंगे उप, तीनों विकल्पों में हमें उप मिल रहा है, लेकिन एंद्र तो होगा नहीं, क्योंकि अगर गुण स्वर संधि तुम जानते हो तो अगर आ के साथ ई मिलेगा तभी ए की मात्रा बनेगी। तो आ धन ई बराबर ए, तो गुण स्वर संधि हो रही है यहाँ पर। तो इंद्र सही शब्द है, यहाँ पर इंद्र एक सार्थक शब्द है, ना कि इंद्र या एंद्र, ये सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए इसका विकल्प सा, जिसमें दोनों सार्थक शब्द मिल रहे हैं, उप धन इंद्र बराबर उपेंद्र। इसी प्रकार अगला आया महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पर ओ है, आ धन ई बराबर ए, आ धन ऊ बराबर ओ, ये भी गुण संधि है। जब आ के साथ ऊ जुड़ता है तो क्या होता है? ओ बन जाता है। अब ओ महो को हमें तोड़ना है, तो महो में पहले हमें ह्रस्व या दीर्घा लेना पड़ेगा, तो या तो मह हो सकता है या तो महा हो सकता है। तो मह तो कोई सार्थक शब्द बन नहीं रहा है, तो सार्थक शब्द क्या होगा यहाँ पर? महा, और यहाँ पर आगे हमें ऊ आना चाहिए, तो ऊ उत्सव तो हम लिख नहीं सकते, ये उत्सव तो गलत होगा, उत्सव सही होगा। तो महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, ये सार्थक शब्द दोनों मिल रहे हैं और इसमें ये विकल्प बा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है देवर्षि का संधि विच्छेद होगा। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर देखना, तुम यहाँ पर आ और री मिल रहे हैं, अर हो रहा है। आ जब हमने बताया कि आ धन ई बराबर ए, आ धन ऊ बराबर ओ, और आ के साथ अगर री मिल जाए तो इस री से क्या बनता है? अर बनता है।
तो अर कहाँ बन रहा है? देव से, तो देव अलग हो गया। इसके बाद ऋषि, आ धन री बराबर ऋषि, यहाँ पर वा तो अलग हो गया, क्या होगा यहाँ पर? ऋषि। देव धन ऋषि जब मिलेंगे तब यहाँ पर अर अलग होगा, तो यहाँ पर होगा देवर्षि। देव धन ऋषि बराबर देवर्षि, ये भी गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अगला है शिक्षालय का संधि विच्छेद क्या होगा? ये तो आप जान ही रहे हो, आप समझ गए हो। शिक्षा दीर्घ स्वर संधि हो रही है, तो शिक्षा सार्थक शब्द क्या है यहाँ पर? शिक्षा। और उसके बाद सार्थक शब्द क्या बन सकता है? आलय। आलय का अर्थ है घर, तो शिक्षा धन आलय बराबर घर। और अगर भूल से आप ए वाला आलय लगा दिए तो ए शिक्ष शब्द है, और शिक्ष शब्द एक सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए एक गलत हो जाएगा। इसलिए इसका विकल्प सा सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। श्रीसह का संधि विच्छेद क्या होगा? अब विद्यार्थियों यहाँ पर देखो, श्री में दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, और इससे हमें मालूम हो रहा है कि ये दीर्घ स्वर संधि हो सकती है। और अगर हम इसे तोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, तो ह्रस्व ई या तो ह्रस्व ई जुड़ेगा, या दीर्घ ई और दीर्घ ई जुड़ेगा, या दीर्घ और ह्रस्व जुड़ेंगे, तब उनका उत्तर दीर्घ होगा। तो श्री एक हमें शब्द यहाँ से मिल रहा है जो सार्थक शब्द है। तो श्री हमें कहाँ पर मिला? विकल्प आ में और विकल्प दा में। और अगला शब्द क्या हो सकता है? ईसह सार्थक शब्द हो सकता है। ये ईसह सार्थक शब्द नहीं है। क्या सार्थक शब्द है? ईसह, जिसका अर्थ है ईश्वर। तो श्री धन ईसह बराबर श्रीसह, ये सार्थक शब्द है, और इसलिए विकल्प दा इसका सही है। मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा? अब प्रिय विद्यार्थियों, ये है अयादि संधि। अयादि संधि मधु धन अरिहि, ए के बाद अगर उसका सूत्र है एचो अयवा यावह, एच प्रत्याहार के बाद अगर कोई स्वर आवे तो उसके बाद आए, आओ, आए और आओ क्रमशः हो जाते हैं। तो यहाँ पर मधु धन अरिहि मिलकर मध्वरी हो रहे हैं। ये सारे विद्यार्थियों, ये जो है अयादि स्वर संधि भी नहीं है, यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि में क्रमशः या वा रा होते हैं। तो मधु धन अरिहि ऊ के बाद अगर आ आए तो वाह हो जाता है। तो यहाँ पर मधु धन अरिहि बराबर मध्वरी होगा। इत्यादि, यहाँ पर ई के बाद अगर आ आए तो या हो जाता है, ये भी यण स्वर संधि का उदाहरण है। तो इति यहाँ पर या है, तो यहाँ पर क्या अलग होगा? ई के बाद आ आए तो इति धन आदि बराबर इत्यादि। अगला है यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी यण स्वर संधि है। यहाँ पर जो द्या लिखा हुआ है वो दा धन या मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी या अलग हो रहा है, तो दा धन या हो रहा है। तो यदि धन अपि बराबर यद्यपि, ई के बाद अगर आ रहा है तो क्या परिवर्तित हो जाएगा? या में, और फिर इस दा के साथ जुड़कर वो कौन सा वर्ड बन जाएगा? द्या, तो हो जाएगा यद्यपि। तो मधु धन अरि मध्वरी, ऊ धन आ बराबर अवा, इति धन आदि, ई धन आ बराबर या, यदि धन अपि, ई धन आ बराबर या, ये तीनों यण स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से 31 प्रश्न हमने आपको समझाने के लिए लिए थे कि संधि आप आसानी से समझें और उनके विकल्पों को हल करें। आपको ये कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट अवश्य कीजिएगा, और वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।